Respectable Dr. Vidya Ayurvedekar, Pro-Chancellor, Symbiosis International University, Mr. Samir Somaiya, President Somaiya Vidya Vihar Group, Lieutenant General MD Venkatesh, Vice Chancellor, Manipal Academy of Higher Education, Mr. Manav Mujumdar, Senior Advisor, FICCI, Rajan Saxena ji, Rajesh Pankaj ji, सभी रिस्पेक्टेबल डिग्निटरीज एंड डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले एजुकेशन के फील्ड में विशेष रूप से जिन संस्थाओं का और जिन व्यक्तियों का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, ऐसे लोगों का आज सत्कार हुआ है, उनके कार्य के लिए मैं उन सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। हायर एजुकेशन किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एजुकेशन आज कैसा है, इसके आधार पर ही हम ये तय कर सकते हैं कि उस देश का भविष्य कैसा है। और इसलिए मानता हूं कि हायर एजुकेशन हमारे लिए, हमारे विकास के लिए और देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने ये मिशन रखा है कि हमारे देश की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हमको बनना है, और ये उद्देश्य अगर पूरा करना होगा तो हमारा एजुकेशन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप विश्व के पटल पर अगर देखेंगे तो जो पावरफुल कंट्रीज है, जो आज विश्व में उनका नाम है, उसका बेसिक कारण अगर कोई है तो एजुकेशन और रिसर्च के साथ देश में जो फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट विश्व में सबसे पहले उन्होंने अपने देश में की है, यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। एक बात जरूरी है कि हर देश के साथ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों भी होते हैं, और एजुकेशन ये ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हायर एजुकेशन जो है, उसके कारण वर्ल्ड का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और हमारे देश का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और हमें सही विजन के साथ आगे जाना है। एप्रोप्रिएट विजन ये बहुत महत्वपूर्ण है। फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट एंड फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर डेवलपमेंट विथ एप्रोप्रिएट नॉलेज, ये दिस इज द नीड ऑफ आवर। और ये बात हमको समझना होगा। तो हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अगर कोई है तो सबसे ज्यादा यंग, टैलेंटेड, ट्रेन्ड, स्किल्ड इंजीनियरिंग मैन पावर अगर विश्व में किसी देश के पास है तो उसका नाम हिंदुस्तान है। तो मुझे लगता है कि हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, और इस स्ट्रेंथ का उपयोग करके अगर हम लोग अगर सही एजुकेशन, सही स्किल अगर उनको देने में कामयाब होते हैं तो निश्चित रूप से हम विश्व में आगे जा सकते हैं। जहां तक मेरा अधिकार नहीं आपको सबको सब बातें बताने का, क्योंकि आप बहुत ही विद्वान लोग हो, सब आपके क्षेत्र में आपने बहुत कुछ काम किया है। मुझे इतना कोई एजुकेशन का अनुभव नहीं, और मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी नहीं था। 1975 में इमरजेंसी जब लग गई तब मैं HSC में था, और उसी समय में इमरजेंसी के खिलाफ काम करना मैंने शुरू किया। तो मेरा एजुकेशन करियर बहुत स्पॉइल्ड हुआ, और मुझे 52% मार्क मिले। और जब 52% मार्क मिले तो साइंस ग्रुप में दुर्भाग्य से 49.26% मिले। तो मैं इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए, मेरे घर वालों की बहुत इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं, पर मैं इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ। अभी मुझे 13 डॉक्टरेट डिलीट्स मिली है, पर अभी भी मैं डॉक्टर लगाता नहीं हूं, क्योंकि मैं ये समझता हूं डिलीट भी मुझे जो मिली है वो 7 डिलीट एग्रीकल्चर साइंस में मिली है। और मुझे जो 12-15 साल इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने का मौका मिला, तो उसमें लोगों की एक गलत फहमी हो गई कि मैं इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट हूं,
इससे कभी कभी मेरा काम भी हो जाता है पर मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, तो स्वाभाविक रूप से आप लोग ज्यादा अच्छा सोच सकते हैं। पर एक बात मैं जो देखता हूं, जो प्रैक्टिकल ग्रासरूट लेवल पर अनुभव होता है, वो ये है कि नीड बेस्ड रिसर्च, डिस्ट्रिक्ट बेस्ड रिसर्च, स्टेट बेस्ड रिसर्च, ये बहुत आवश्यक है। हमारे उस रीजन की, उस जिले की क्या आवश्यकता है, किस टाइप के रॉ मटेरियल वहाँ उपलब्ध है, उसके आधार पर वहाँ की यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन काम करेगी तो उसका उपयोग होगा। मुझे ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, थोड़ा बहुत फ्यूचरिस्टिक इसके बारे में जो देश में सोचा गया है उसकी जानकारी होने के कारण मैं ज़्यादातर वो बातें आपको बताऊंगा। अभी देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग 3 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके टनल बना रहे हैं। अब टनल बोरिंग मशीन हमारे देश में अभी अभी शुरू हो रही, पर अभी भी हमारे यहाँ नहीं बनती, और टनलिंग का एक्सपर्टाइज नहीं है। जितना चाहिए उतना टनलिंग के बारे में, जहाँ तक स्वीडन में हो, फिर ज्यूरिक में विशेष रूप से इंस्टीट्यूट एक है, स्विट्जरलैंड में, यूरोपियन कंट्रीज में काफ़ी है, जर्मनी में है, पर इतना बड़ा काम होने के बाद भी हमारे यहाँ टनलिंग के बारे में अभी तक उतना रिसर्च, उतनी मशीन्स बनाना, इसमें हम आगे नहीं गए। अभी हम कंक्रीट रोड बना रहे हैं। वी आर द लार्जेस्ट नेटवर्क नाउ अभी बन रहे वर्ल्ड का। पहले हम 2 किलोमीटर पर डे हाईवे बनाते थे, अब हम 40 किलोमीटर पर डे बना रहे हैं। और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद ब्रिजेस बड़े बड़े बना रहे हैं। इसमें काफ़ी रिसर्च है वो आज वर्ल्ड में, पर हमारे पास अभी हमारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, IITs, इसमें हम जो काम कर रहे हैं उसका रिलीवेंस, जो फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट है, फ्यूचरिस्टिक नॉलेज है, फ्यूचरिस्टिक एप्लीकेशन है, उसका रिलीवेंस यूनिवर्सिटी में, IIT में और इंस्टीट्यूशन में ये जो इंडिकेट होना चाहिए वो नहीं मिलता। मैं आपको अब बताना चाहूँगा कि अभी मलेशिया में 3 साल पहले एक टेक्नोलॉजी डेवलप हुई कि जब अभी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनते हैं तो वैसे ब्रिजेस भी बनते हैं, तो 2 पियर खड़े होते हैं और उसके बीच में एक बीम होता है। तो मलेशिया में ये रिसर्च हुआ कि पिलर खड़े होने के बाद जो बीच वाला बीम जो है वो स्टील फाइबर में प्रीकास्ट किया गया, और स्टील फाइबर में प्रीकास्ट करने के कारण फायदा ये हुआ कि हमारे देश में केवल हम मेट्रो बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पियर केवल 30 मीटर है। पर जब मलेशिया में ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, सिंगापुर में उसको अप्लाई हुई, तब मैंने वहाँ के लोगों को मिलकर यहाँ से एक एक्सपर्ट टीम मलेशिया और सिंगापुर भेजी। रवि सिन्हा करके मुंबई IIT में सिविल इंजीनियरिंग के हेड थे, उनको भेजा, और एक वेंकटरमन करके L&T के टेक्निकल एक्सपर्ट थे, और कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की टीम भेजी। और मैंने उनको कहा कि ये अध्ययन करके आप आइए। और जब अध्ययन करके आए तो उसके ऊपर काफ़ी चर्चाएं हुई, डिस्कशन हुआ, और अल्टीमेटली हमने उसको स्वीकार किया। अब स्वीकार करने के बाद अभी हमने ब्रिजेस में शुरू किया कि ये टेक्नोलॉजी के कारण डिस्टेंस बिटवीन 2 पियर हम 120 मीटर तक जा सकते हैं। इन्हें 3 पियर करने की जरूरत नहीं, तो 25% कॉस्ट कम हुई। तो ये बात जब कैबिनेट के सामने चेन्नई मेट्रो का विषय आया तो मैंने प्रधानमंत्री के सामने रखा कि जो मेट्रो के जो हम रोड में तो हमने किया है कि जो पियर खड़े हो रहे 30 मीटर के हैं, अगर ये 120 मीटर जाएंगे तो हमारे कॉस्ट 30-35% बच जाएगी। और बाद में मेट्रो में भी अध्ययन हुआ, अभी उन्होंने भी स्वीकार किया, तो एक ही प्रोजेक्ट पर, चेन्नई मेट्रो पर अगर स्वीकार करते हैं तो 15 से 20 हजार करोड़ की बचत है। तो आप समझ लीजिए कि अगर इसका उपयोग अगर हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट में करेंगे तो कितनी बचत होगी। ये जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, जो वर्ल्ड में सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस हैं, उसका फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट और विजन जो है उसका हमारे प्रेजेंट, हमारा विशेष रूप से अभ्यासक्रम है, उसमें अगर इसका विचार होगा तो आगे डेवलपमेंट में उसका उपयोग होगा। मैं शिपिंग मिनिस्टर था
और हमारे यहाँ 110 वाटरवेज हमने बनाने के लिए हमने पार्लियामेंट में मैंने उस समय बिल पास किया। और वाराणसी टू हल्दिया एक वाटरवेज भी बनाया, फिर 3-4 वाटरवेज मेरे काल में मैंने बनाए। और बीच में जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आई थी, उस समय शेख हसीना जी थी, तो उन्होंने सुषमा स्वराज जी को कहा था कि हमारे यहाँ ब्रह्मपुत्रा में ये जो मुंगली पोर्ट है, तब तक अगर ड्रेजिंग हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। तो सुषमा जी ने मुझे कहा कि हो सकता है क्या? तो 250 किलोमीटर और जाना पड़ेगा आगे, आसाम नॉर्थ ईस्ट के बाद आगे जाना पड़ेगा, पर आप कहेगी तो मैं कर देता हूँ, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था। तो उन्होंने कहा कर दोगे तो अच्छा है। तो हमने पूरा बांग्लादेश में घुस गए और वहां तक 250 किलोमीटर हमने वो ड्रेजिंग किया ब्रह्मपुत्रा में। और मुंगली पोर्ट उसके कारण आया, क्योंकि ड्राफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ड्राफ्ट हमारे देश में सब रोड का ड्राफ्ट 14 मीटर था, और फिर हमने ध्यान में आया कि जब 3 लाख टन का अगर शिप लाना है तो ड्राफ्ट हमको बढ़ाना होगा, 18 मीटर तक चाहिए। और 18 मीटर ड्राफ्ट के कारण इकोनॉमिक्स बदल जाता है। अगर 14 मीटर ड्राफ्ट है तो 1.5 लाख टन का ही शिप आता है, और एक ही शिप में अगर 3 लाख टन माल आ गया तो नेचुरली कॉस्ट कम हो जाती है। तो फिर हमने सब पोर्ट का जो ड्राफ्ट है वो 18 मीटर करने का निर्णय किया। आज स्वाभाविक रूप से उसके कारण इकोनॉमिक्स बदल गया। आज हमारे उस समय 12 मेजर पोर्ट थे, तो एकदम हमारा प्रॉफिट 6,000 करोड़ से बढ़ गया साल का। और इसलिए टेक्नोलॉजी बहुत काम करती है। एक मुझे याद है, कलकत्ता हल्दिया पोर्ट था, तो हल्दिया पोर्ट में जहाज लाने के लिए एक चैनल थी। तो एक मेरे साथ एक आईआईटी के इंजीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी थे, अभी वर्ल्ड बैंक में वो अरुण नरेंद्रनाथ करके, उसने मुझे कहा कि ये चैनल के बजाय दूसरी एक चैनल है वो वैसी पड़ी हुई है, तो ये करेंगे तो काम हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा कि ये इससे हमारे हर साल हम 400 करोड़ ड्रेजिंग के लिए खर्चा करते हैं, वो पैसा बच जाएगा। तो फिर मैंने पोर्ट चेयरमैन को कहा कि अध्ययन करो। उसने मुझे रिपोर्ट दिया कि यह संभव नहीं है। फिर मैंने अरुण नरेंद्रनाथ बोला कि इसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसलिए रिपोर्ट ऐसा है, तो आप एक बार कुछ और इसकी इंक्वायरी करिए। तो मैंने चेन्नई आईआईटी के जो एक प्रमुख प्रोफेसर थे उनको और 2 एक्सपर्ट को कमेटी अपॉइंट की, और मैंने कहा आप इसका स्टडी करिए। और स्टडी करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि यह संभव है, और केवल 60 करोड़ रुपए में हमने वो चैनल ठीक की, तो साल के 350 करोड़ अब हल्दिया पोर्ट के हर साल बच रहे, और आज इकोनॉमिक्स भी बदल गया। तो फिर मैंने चेन्नई आईआईटी को 100 करोड़ रुपीस पोर्ट से रिलेटेड सबके रिसर्च के लिए, उनको चेयर के लिए डोनेट किए। तो मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सी बातें आप लोग कर सकते हैं, पर पहली बात, क्या आपके पास ग्रास रूट पर अलग अलग फील्ड में कौन से इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है, जब आएंगे तो आप लोग उसके ऊपर रिसर्च कर सकोगे। हमारे देश में इंपोर्ट किस चीज का हो रहा है? अभी मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते हमारे देश में 22 लाख करोड़ की फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होती है, और मैंने ये तय किया है कि ये इंपोर्ट बंद करके हम लोग स्वावलंबी भारत अगर बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है। तो मैंने बहुत फ्यूल पे, अल्टरनेटिव फ्यूल, बायो फ्यूल, इलेक्ट्रिक, एथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, हाइड्रोजन, सब पे काम किया। फिर ध्यान में आया कि ये कठिन है पर असंभव नहीं है। अभी मैं गाड़ी में आया हूं, वो टोयोटा की इनोवा गाड़ी है, और 100% बायो इथेनॉल पे चलती है, ग्रीन फ्यूल, जो ब्रोकन राइस, मक्का, शुगर केन जूस, मोलाइसिस से बनता है। 60% बिजली तैयार करती है उसी चलते चलते। तो पेट्रोल की तुलना में अगर उसके एवरेज की तुलना करेंगे तो 25 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव होता है, यानी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। इलेक्ट्रिक में जब आए हम लोग, तो आपके यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन ने बहुत कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि बैटरी केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैंने जब इलेक्ट्रिक व्हीकल को उस समय लॉन्च किया था, तो बैटरी की कीमत $150 पर किलोवाट पर आवर थी। आज वो 55 to 65 किलोवाट पर आवर डॉलर में कीमत आई। मुझे लगता है कि आने वाले 4-6 महीने में इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस
और पेट्रोल डीजल इसकी कीमत सेम हो जाएगी। तो आप बैटरी केमिस्ट्री में जैसे लिथियम आयन बैटरीज थी, तो सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन, काफी बैटरी केमिस्ट्री डेवलप हुई। अभी तो इतनी अच्छी तरह से डेवलप हुई है कि आज इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमारे रिसर्च के कारण ये स्थिति हुई है कि मैं 2014 में जब मंत्री था, तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर मेरे पास ही है, तब हमारा नंबर 7वां था वर्ल्ड में। अभी हमने 4 महीने पहले जापान को पीछे डाल दिया है और हम तीसरे नंबर पर आए हैं। और हमारे इंडस्ट्रीज का साइज अब 22 लाख करोड़ का हुआ है। चाइना 49 लाख करोड़ सेकंड नंबर पर है और यूएसए 78 लाख करोड़ फर्स्ट नंबर पर है। और मैंने सभी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को बुलाया और मैंने कहा कि 5 साल में हमको नंबर 1 पर पहुंचना है। और ये देखो संभव है। हमारी 2 व्हीलर्स बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होता है। अभी हमारे ट्रैक्टर में हम काफी आगे हैं और अभी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बन रहा है। उसके बाद फ्लेक्स इंजन में सीएनजी और इथेनॉल पर बन रहा है और इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल बनाकर डीजल का अल्टरनेटिव हमको उसके ऊपर ट्रायल शुरू है। कोई यूनिवर्सिटी, कोई आईआईटी इसके ऊपर रिसर्च करेगी तो कितना फायदा होगा। हाइड्रोजन इज अ फ्यूल फॉर द फ्यूचर। आज हम लोग 4 प्रकार का हाइड्रोजन है। जो ब्लैक हाइड्रोजन है वो कोयले से बनता है, ब्राउन हाइड्रोजन जो है वो पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है और ग्रीन हाइड्रोजन पानी से और कचरे से बनता है। तो मुझे लगता है कि हमने कचरे पे जाना चाहिए क्योंकि कचरा फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल है। अभी जब विद्याताई बता रही थी तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि हमारे यहाँ नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास 400 हेक्टेयर जगह थी जो म्यूनिसिपल वेस्ट गार्बेज को स्टोर करने के लिए डंप यार्ड था। तब हमने एक प्रोजेक्ट लगाया कि उसको सेग्रीगेट किया। अब अभी यहाँ प्रोजेक्ट अभी पूरा होते हुए आया है कि कचरे को सेग्रीगेट करके ग्लास, मेटल और प्लास्टिक को अलग करके हम कचरे से अब सीएनजी बना रहे हैं फॉर 28 टन पर डे। तो उसके कारण क्या हुआ कि हमारी जगह छोटी छोटी होती गई। जब मैंने मुजुमदार साहब को कहा कि सिम्बोसिस आप नागपुर में आइए, तो उन्होंने कहा कि मुझे जगह दीजिए तो मैं आऊँगा, मार्केट प्राइस से जगह लेकर नहीं पुराएगा, आप चिंता मत करिए। मैंने एक टेंडर हमने निकाला 1 रुपए लीज पर करीब 90 to 100 एकड़ जगह उनको दी और उन्हें 4.5 करोड़ की यूनिवर्सिटी वहां खड़ी की, 450 करोड़ की वेस्ट टू वेल्थ वाली बात हो गई। और वहां नरसिंह होम जी को 50 एकड़ जगह दी। यानी जो डंपिंग यार्ड था, मैं आपको बताऊं, मेरे बात पर विश्वास रखिए, आप कुछ मत करिए, पूरे शहरों की डंपिंग यार्ड को ले लीजिए, उसका प्रोसेसिंग करिए और खाली वो प्राइम लैंड है सब, और उसके ऊपर आप यूनिवर्सिटी खड़ी करिए, आपको फुकट में जगह मिल जाएगी। इतनी वायबिलिटी है। अभी एक दिल्ली में 4 टेकड़ी है कचरे की, गाजीपुर करके एक टेकड़ी है। तो अभी तक हमने 80 लाख टन कचरा रोड में डाल दिया। जब शुरुआत में करता मुझे बोलता संभव नहीं है। दिल्ली मेरठ हाईवे बनाया तब सब कचरा चला जाता था, पर यही विद्वान लोगों की अच्छी भी बात होती है और चर्चा भी बहुत समय तक होते रहती है, तो निर्णय नहीं हो पाया। अभी वो निर्णय हुआ तो हमने 80 लाख टन कचरा रोड में डाला है, अहमदाबाद का डाला है, देश में डाला। और अभी 2027 तक इस देश में जितना कचरा है सॉलिड वेस्ट वो पूरी सेग्रीगेट करके हम रोड के अंदर डाल देंगे। ये हमने प्रोग्राम बनाया। सिंपल हुआ कि कचरे में वैल्यू क्रिएट हुई। तो कचरे में वैल्यू क्रिएट करना, ये टेक्नोलॉजी जो है ये आप ही लोग डेवलप कर सकते हैं। ये मथुरा में मैं जब वाटर रिसोर्स मंत्री था तो हाइब्रिड एन्यूटी पर 80 mld जो स्लज था मथुरा में बहुत गंदगी है, तो मैंने प्रोजेक्ट तो नया कंसेप्ट शुरू किया। और जब वो टेंडर निकला तो 40% फ्रॉम गवर्नमेंट एंड 60% फ्रॉम इन्वेस्टर। और जब वहाँ बाजू में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी थी तो मैंने इंडियन ऑयल के चेयरमैन थे उस समय को, उनको बुलाया। मैंने कहा आपको पानी लगता है? बोले हाँ। कहाँ से लेते हो? यूपी सरकार से। वो पानी के पैसे कितने देते हैं? 25 करोड़। तो मैंने मैं आपके 5 करोड़ बचा देता हूँ। बोले अच्छी बात है। बोला आप 20 करोड़ दो। उनसे एमओयू किया और जब वो टेंडर निकला तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी ने लिया
और वो 20 करोड़ में वो रिसाइकल किया हुआ पानी यूज कर रहे हैं, और जो 100 रुपए का प्रोजेक्ट है वो 40 रुपए में हो गया, और वेस्ट वाटर कन्वर्ट इनटू क्लीन वाटर वो इंडियन ऑयल यूज कर रही है, और कचरे का भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, कॉस्ट भी कम हुई। अब कचरे को हाइड्रोजन बन सकता है, और हाइड्रोजन इज अ फ्यूल फॉर द फ्यूचर। आज हम एनर्जी को आयात करने वाला देश है, हमें एनर्जी को निर्यात करने वाला देश बनना, ये हमारा सपना है, और ये हाइड्रोजन पूरा कर सकता है। पर हाइड्रोजन में दो क्रूशियल पॉइंट है जो आपके लिए, सबके लिए चैलेंज है। एक हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन, उसके लिए 8 करोड़ रुपए लगते हैं, और दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन। और हमारे यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट में ये विषय लगा हुआ था, तो मैंने प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल एडवाइजर, साइंटिफिक एडवाइजर को बुलाया, और सब लोगों को कहा कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। आज हमने हाइड्रोजन की बसेस लाई, हाइड्रोजन की ट्रक लाई। मैंने ऑलरेडी अभी 6 महीने पहले टाटा के 3 हाइड्रोजन के ट्रक, एक तो 2 ट्रक तो ऐसे थे जो पूरे हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे चलते हैं, और एक ट्रक जो आईसी इंजन था उसमें हाइड्रोजन डाल के चलता है, उसको लॉन्च किया ताज पैलेस होटल में। और अभी हमने 10 रूट ऐसे देश के सिलेक्ट किए कि जहां हम 600 करोड़ का पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हाइड्रोजन पर ट्रक और बसेस चलेगी। अब प्रॉब्लम यह है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन ये बहुत बड़ी समस्या है, और हाइड्रोजन का स्टोरेज ये भी एक समस्या है। स्टोरेज के लिए अभी सॉल्यूशन निकले हैं, पर ट्रांसपोर्ट एंड फिलिंग स्टेशन के लिए रिसर्च की जरूरत है। अगर ये होगा तो वर्ल्ड में हम पहुंचेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारे सोसाइटी के सामने, हमारे देश के सामने कौन से चैलेंजेस है, और वर्ल्ड में कौन से सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है, रिसर्चेस है, जिसका उपयोग करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं, ये आप ही लोग अध्ययन कर सकते हैं। एक बात जरूर है कि अध्ययन होना चाहिए, पर अध्ययन होते होते अध्ययन ही करते नहीं रहना चाहिए। मैं हमारे सरकार में, मैं बाला साहब ठाकरे थे हमारे मुंबई में, तो मेरे ऊपर बहुत प्रेम करते थे। तो 55 उड्डान पुल मुंबई में बनाने का सौभाग्य मुझे, वरली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, मुंबई पुणे हाईवे, बहुत तकलीफें होती थी, अड़चने आती थी, कोई ना कोई आके काम बंद करो ही बोलता था। तो मैं उनके पास गया था, तो मैंने कहा नितिन ये समस्या मत गिराओ, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। आप काम करो, निर्णय होना चाहिए। तो तब से मैंने तय किया कि तकरार नहीं करनी चाहिए। हाउ टू गेट इट डन इज ए टेस्ट फॉर लीडरशिप। तो एक बार इसको करना चाहिए। आज मैं जब देखता हूं तो मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं है। मैं लाखों करोड़ के काम करता हूं, अभी मेरे पास 15 लाख करोड़ पड़े हैं। मेरा प्रॉब्लम जो है वो पैसा खर्चा नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग पैसा देने के लिए खड़े हैं। हमारे इनविट मॉडल में जब हम कैपिटल मार्केट में गए थे, तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में 7 दिन के लिए बॉन्ड इश्यू सब्सक्राइब हुआ था, और जब मैं 7 दिन के बाद जाके वो घंटी बजाकर उसको खत्म करने वाला था, तो आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही कि पहले ही दिन 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। इतने पैसे ही आके पड़े। तो मैं दौड़ते हुए आया, गोवा में था, और मैंने वो बंद किया था कि पैसे वापस करना पड़ेगा। तो पैसे की कमी नहीं है, और नॉलेज जो है वो अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज, और नॉलेज का रिलीवेंस डेवलपमेंट के साथ, और उसके साथ कॉस्ट इफेक्टिव एप्लीकेशन उसकी होना, ये बहुत जरूरी है। मैं बहुत बार कहता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. आप देखो, एक समय लड़ाई होती थी तो वो ट्रक में सैनिक चढ़ते थे और रणगाड़े चलते थे, और वो कितना खर्चा करते थे। अब लड़ाई में ये नहीं होता, अब ड्रोन से मिसाइल जा रही है। अब टोटल चेंज हो गया टेक्नोलॉजी, रिसर्च के कारण सबके। अब मैं एग्रीकल्चर में हूँ, अभी हमारे यहाँ पूना जिले में बारामती में प्रयोग हुआ, तो मैं हमारे यहाँ विदर्भ के किसानों के लिए करो, हमने वहाँ किसान भेजे थे, AI इन एग्रीकल्चर। अब मेरे यहाँ वेदर स्टेशन लगा है, मॉइस्चर का एक लगा हुआ है, उसको चिप है, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के साथ उनका कोऑपरेशन है, और वहां से अमेरिकन सैटेलाइट से मेरे खेत के फोटो निकालकर मुझे मिलते। और परसों मेरे मोबाइल पर संदेश आया कि आपके गन्ने पर आने वाले 3-4 दिन में ये डिसीज आने वाला है, ये दवाई है, तुरंत आप इसको स्प्रेइंग करो,
नहीं तो फिर हमारा क्रॉप खराब हो जाएगा। ये संदेश एआई के द्वारा मुझे आया जो अभी होने वाला है। इन्हें देखिए कितने चेंजेस हो गए। जो गन्ना मुश्किल से 50-60 टन होता था वो 110 टन हुआ, अभी एआई के बाद 200 टन पर एकड़ होगा। तो एआई का तो सब जगह उपयोग हो रहा है। हमारे कंस्ट्रक्शन में भी काफी बातें आई है। हमारे यहाँ पहले टोल होता था, गाड़ियां रोकते थे, फिर हमने फास्ट ट्रैक लाया और अभी हमने टोल के ऊपर स्पेशली कैमरे सिस्टम ऐसे तैयार की है कि रुकने की जरूरत ही नहीं है। तो लोगों को जो बताया गया कि इसके कारण कितना फ्यूल बचेगा, कितना टाइम बचेगा, तो मुझे लगता है कि देश की जरूरत क्या है, एक्सपोर्ट करने में कौन से रिसर्च से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है, जो इंपोर्ट हमारा होता है। अभी सेमीकंडक्टर की बात आपके शायद मुझे विद्यार्थी बता रही थी। अभी सेमीकंडक्टर में हमने इतना प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है कि मुझे कोई विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम वर्ल्ड में नंबर 1 पर जाएंगे। हर जगह सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सेमीकंडक्टर सब जगह लगता है, वॉशिंग मशीन में लगता है, टीवी को लगता है, हर जगह पर लगता है। अब हम उसमें आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आने वाले समय में जो जो इंपोर्ट हो रहा उसका अल्टरनेटिव हमें ढूंढना होगा, और अल्टरनेटिव ढूंढने में चाहे वो कोई भी फील्ड हो, उसमें नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट। और नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी अगर सक्सेसफुल है तो उसके लिए रिसर्च इज इंपॉर्टेंट। और रिसर्च जो है वो आईआईटी यूनिवर्सिटीज में हो सकता है। और रिसर्च ये फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट है। आजकल लोग पेटेंट बेच रहे हैं, ये सब मुझे कितपत मैं कहूँगा तो आपको पटेगा नहीं, मुझे पता नहीं, पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में रिसर्च करके रिसर्च को बेचना, इसमें बहुत बड़ी इकोनॉमिक वायबिलिटी है। आप उसको कहिए कि मैं आपको टेक्नोलॉजी देता हूं पर प्रोडक्ट मेरा इतना कमीशन होगा, तो लोग ले लेंगे। और दुनिया में चल रहा है, और इसलिए हर चीज इकोनॉमी के लिए वायबल बननी चाहिए। मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो एग्रीकल्चर रिसर्च में बाद में मुख्यमंत्री को कहा कि अगर आपको रिसर्च सक्सेसफुल करना है तो एक ही काम करो। बोले क्या? बोले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ग्रांट बंद कर दो और सब प्रोफेसर को कहो कि तुम 50% लैंड सीड डेवलप करने के लिए और वहां अच्छी नर्सरी लगाओ, मार्केट में ब्रांडिंग करो और बेचो, और बेचने के बाद आपका तनख्वाह निकालो। जब जितना प्रॉफिट होगा आपको लगे तो ज्यादा भी देंगे, पर सरकारी ग्रांट से ये नहीं चलेगा। मुझे पता है कि जब पता चल आराम से हो सकता है, और ये हो रहा है। और इसके कितने बड़े इंपैक्ट है। केवल हमने मक्के से इथेनॉल बनाने का निर्णय किया तब मक्के की मार्केट प्राइस 1200 रुपए क्विंटल थी, एमएसपी 1800 रुपए क्विंटल थी। बहुत लोगों ने विरोध किया, मैं तो विरोध झेलते रहता था। फूड वर्सेस फ्यूल दुनिया भर के बाद आए, सोमैया जी को पता ये भी उसी में है। और जब ये मक्के से इथेनॉल बनना शुरू हुआ, कैन यू इमेजिन कि मक्के की प्राइस जो मार्केट प्राइस 1200 रुपए क्विंटल थी वो 2800 रुपए क्विंटल गई, और उत्तर प्रदेश और बिहार के गरीब किसानों के जेब में 45,000 करोड़ एडिशनल चले गए एक स्मॉल डिसीजन से। यानी इंपोर्ट बच रहा है, प्रदूषण कम हो रहा है, किसानों का फायदा हो रहा है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी मैंने एग्रीकल्चर इक्विपमेंट वालों को, सब मैन्युफैक्चर को बुलाया, ट्रैक्टर वालों को। मैंने यूरो 6 के इमिशन नाम लगाता हूँ, बोले ये मत लगाओ। मैंने बोला मुदतवार देता हूँ, पर मेरी कंडीशन है कि ट्रैक्टर एक तो आप इलेक्ट्रिक पर तुरंत तैयार करिए, इलेक्ट्रिक पर ट्रैक्टर के साथ साथ आपको अड़चन है तो फ्लेक्स इंजन बनाओ इथेनॉल और सीएनजी पर, और आइसोब्यूटेनॉल जो अभी तैयार हो रहा उसके ऊपर तैयार करो। अभी किर्लोस्कर कंपनी ने, मैं पूना में गया था, उन्होंने जनरेटर सेट 100% इथेनॉल पे तैयार किया और आइसोब्यूटेनॉल पे भी तैयार किया। आपको पता है हमारे देश में 650 करोड़ लीटर डीजल केवल टेलीकॉम टावर जो लगे हमारे वो फूकते हैं, और वो हम इंपोर्ट करते हैं, और उसके बजाय पोल्यूशन होता है। अब उसके बजाय अगर जनरेटर सेट अगर ये इथेनॉल या आइसोब्यूटेनॉल पे चलेंगे तो मुझे लगता है 650 करोड़ लीटर का इंपोर्ट भी कम होगा और हमारे देश में प्रदूषण भी कम होगा। अभी मरीन इंजन मिथेनॉल पे चल रहे हैं। अभी हमारे यहाँ कोयले से मिथेनॉल बनता है, अमोनियम नाइट्रेट बनता है, डीएमई बनता है जो हम एलपीजी में डाल सकते हैं। ये ऐसे रिसर्च है
कि जो देश की इकोनॉमी को बदल सकते हैं। और इसलिए हायर एजुकेशन में हमारे देश की आवश्यकता क्या है, हमारे समाज की आवश्यकता क्या है, वर्ल्ड में फ्यूचरिस्टिक कौन सी डेवलपमेंट हुई है, उसके आधार पर आज हम किस प्रकार के नए रिसर्च को हम लोग ला सकते हैं, हमारा इंपोर्ट जिसके कारण कम हुआ, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इस प्रकार का नॉलेज सपोर्ट ये हमें हमारे हायर एजुकेशन वालों से चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटी जो है एक प्रकार से हमारा नॉलेज कैपिटल है, और मैं ये मानता हूं कि टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, पर फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, दैट इज इनोवेटिव रिसर्च फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट। और मुझे लगता है ये अगर हम करेंगे तो हमारी विश्व में प्रगति और विकास की गति काफ़ी बढ़ेगी, और जिसमें आप सबका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। आवश्यकता इस बात की है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन अपने अपने फील्ड में एक एजेंडा ये भी तैयार करें कि अगले 25 साल में फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट के हिसाब से कौन से इंपॉर्टेंट फील्ड है जहां हमको आज जरूरत है। मुझे लगता है कि वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ, ये मंत्र सामने रखकर देश के भविष्य में आत्मनिर्भर भारत बनाना, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, ये केवल टेक्नोलॉजी और कैपिटल से नहीं हो पाएगा। ये आप जैसे लोगों के इनोवेटिव रिसर्च के कारण होगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उससे वेल्थ क्रिएट होगी, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल क्रिएट होगा, गांव गरीब मजदूर किसानों का कल्याण होगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, और हम विश्व में विश्वगुरु बनने के मिशन में कामयाब होंगे। ये सब बातों का संबंध यूनिवर्सिटीज, IIT, हमारी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट सब आप सब से है। और ये फ्यूचरिस्टिक रिसर्च और डेवलपमेंट का आपका एजेंडा जितना इफेक्टिव होगा, यहाँ के समस्याओं के साथ उसका रिलीवेंस होगा। अभी एक बात जरूर है कि मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में गया था, वो चंद्रयान में क्या हुआ, चंद्र में क्या है, बहुत बड़ा रिसर्च उन्होंने किया, अच्छी बात है। तो मैंने उनको कहा कि ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है, पर हमारे यहाँ ये कोयला पड़ा हुआ है, ये कोयले का क्या करना ये पहले हमको बताओ, इससे हमें एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगी, ग्रोथ कैसे होगी। नीड बेस्ड रिसर्च, रीजन बेस्ड रिसर्च, सोसाइटी की क्या आवश्यकता है उसके बेस में रिसर्च होगा तो डेवलपमेंट एक्सेलरेट होगी। और मुझे लगता है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए आने वाले इसमें जिस प्रकार का रिसर्च आपके द्वारा होगा, उससे निश्चित रूप से हम लोग बहुत शक्तिशाली बनेंगे। हमारी गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी तो दूर होगी ही, पर हम विश्व की शक्ति बनेंगे, और उसमें आपका कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा होगा। इस कार्य के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। माननीय मंत्री महोदय जी का हार्दिक धन्यवाद, और आपके प्रेरणादायक संदेश के लिए आपका तहे दिल से आभार। Your address truly reinforces the vision of building a stronger, smarter and self-reliant Bharat, where education, innovation and infrastructure together pave the road to a brighter future. Ladies and gentlemen, let's once again put our hands together to thank the Honorable Minister